नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक ना। आज हम सब बातें करेंगे एक आधुनिक भारत में नई टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रांतीय राज्य, इनके विषय में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रांतीय राज्य के विषय में हम सब चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो आइए ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रांतीय राज्य के विषय में हम सब देखते हैं। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस आधार पर होती है और उसके समय में किन किन प्रांतों से, चाहे वह पंजाब रहा हो, चाहे वह बंगाल रहा हो, चाहे वह कर्नाटक रहा हो, चाहे वह मैसूर रहा हो, चाहे वह हैदराबाद रहा हो, तो ये उस समय के जो थे अंग्रेजी रियासत थे, जिनसे अंग्रेजों से बाद में युद्ध हुआ या उसके साथ छेड़छाड़ हुई। तो इन्हीं से संबंधित हम बातें करेंगे। खासकर हम लोग बंगाल से बातें करेंगे, चूँकि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना पलासी के युद्ध से होती है। 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ और घर आकर भाग कर आया, तो उसके मिर्जाफर के पुत्र के द्वारा उसकी हत्या करा दी जाती है। ये सारी बातें, और इस तरह भारत में अंग्रेजों की पहली आधारशिला एक झूठी बुनियाद पर रखी गई, लेकिन आगे चलकर ये बहुत पुष्पित पल्लवित हुए और एक विशाल साम्राज्य के रूप में उभर कर आई। और इस विशाल साम्राज्य में आप यदि देखो तो कहीं न कहीं अंग्रेज के जो नीतियां थी, एक एक करके अंग्रेज जो और यूरोपियन भी आए थे, उन्हें भारत के मार्केट से निकाल दिए। और स्वयं एक समय ऐसा आया कि सारे प्रभुत्व इनके अधीन आ गया। इसमें दो बातें रहती हैं। एक, अंग्रेजों की बढ़ती महत्वाकांक्षा। अंग्रेजों के जो नौसेना थी, जिसे हम आर्मेडा के नाम से जानते हैं, ये अन्य यूरोपीय नौसैनिकों के से कहीं अधिक शक्तिशाली रहती है। और ये इसके साथ साथ जो दूसरी तीसरी महत्वपूर्ण बातें आपको और क्या रहती हैं, तो कहीं न कहीं अंग्रेजों का भाग्य भी उनके लिए प्रबल सहायता करता है। और ईश्वर भी कहते हैं कि जो मेहनत करता है उन्हें के ईश्वर भी मदद किया करते हैं। तो जो भी रहा, लेकिन अंग्रेज लगभग हम सबको लंबे समय तक 200 वर्षों तक, हम सब 250 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। और उस गुलामी की दास्तां में हम सब एक एक पल कैसे बिताए, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। ठीक ना। आइए अब हमारे पूर्वजों से पूछिए किस तरह से वो एक एक पल को बिताए थे। आज हम स्वच्छंद वातावरण में हैं और खूब एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी किया करते हैं कि वो, लेकिन उस समय भी लोग करते थे, ऐसा नहीं है। कुछ चाटुकार टाइप के लोग उस समय भी थे, जो कि उनके अंग्रेजों के चाटुकारिता करते थे। ऐसा नहीं कि नहीं थे, चाटुकार लोगों के कमी कभी भी नहीं थे, न है न रहेगी। और एक दिन आज जो है, इतिहास क्या है, इति धनहास, यानी जो बीत गया है, हास मने कहानी, बीती हुई कहानी, और हर पल हर क्षण बीतता है और वो इतिहास के रूप में परिवर्तित होता जाता है। ठीक, तो आइए हम सब भी अपने जीवन के इतिहास को देखें और अपनी चीज़ों को समझें। अब यहीं से पहला ही प्रश्न आपके सामने आया कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की। मुर्शिदाबाद से इसने कहाँ बदला, इसके विषय में आइए हम सब देखें और प्रश्नों के श्रृंखला को करें। आइए अब देखिए, मीर कासिम यहाँ पर है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी पटना, मुंगेर, पूर्णिया या ढाका, तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी पटना से मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया, मुंगेर को स्थानांतरित किया। अब यहाँ पर कहानी बनती है कैसे,
वो देखिए। होता ये है कि पलासी का युद्ध के बाद मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, लेकिन 1760 ईस्वी में मीर जाफर को उतार के मीर कासिम को गद्दे पर बैठाया जाता है और 1763 ईस्वी में मीर कासिम को गद्दी से उतार दिया जाता है और एक बार पुनः मीर जाफर को गद्दे पर बैठाया जाता है। तो यानी कह सकते हो कि जो ये बंगाल के नवाब थे ये आपको ब्रिटिश हाथों की कठपुतली बन गए थे और ब्रिटिश हाथों की कठपुतली होने के कारण बार बार ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, अंग्रेजों को जिससे लाभ कम होने लगे तो अंग्रेज उन्हें परिवर्तित करके दूसरे को गद्दी पर बैठा देते थे। हुआ यही कि मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को जो है गद्दे पर बैठा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के बार बार हस्तक्षेप से बचने के लिए आपको जो मीर कासिम था इसने मुर्शिदाबाद यानी कलकत्ता जो थे मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी परिवर्तित करके मुंगेर ले जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप ये घटना कब की है तो ये 1763 ईस्वी की घटना है और फिर अंग्रेजों के द्वारा इसे अपदस्थ कर दिया जाता है। किसे? तो मीर कासिम को अपदस्थ कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मीर कासिम आगे आपको अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम ये तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों से बक्सर नामक स्थान पर युद्ध करती है और इस युद्ध में आपको जो है अंग्रेजों की विजय होती है। हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की वास्तविक विजय बक्सर के युद्ध में ही होती है और इस युद्ध में अंग्रेजों का नायक जो था वो आपको कौन था? थॉमस मुनरो। और उस समय ब्रिटिश राज्य का जो बंगाल का गवर्नर वो आपको विंसी टॉड था। ये मुनरो जीत लेता है। जीतने के बाद अब भारत में अंग्रेजों के जहां बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को खड़ा होने की जगह दी थी वहीं आपको जो है पलासी के युद्ध ने खड़ा होने की जगह दी थी, वहीं बक्सर के युद्ध ने सोने की व्यवस्था की। अब ला चारपाई बेटा लेटा, ठीक ना, ये व्यवस्था अंग्रेजों को मिल गई। अब धीरे धीरे आगे पुनः अब विंसी टॉड चला जाता है और इसके स्थान पर लॉर्ड क्लाइव आता है और लॉर्ड क्लाइव 1765 ईस्वी में पराजित लोगों के साथ दो संधि करता है। आपको एक करता है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को, किसके साथ? तो शाह आलम द्वितीय के साथ, और इसी के तहत बंगाल और बिहार में वह दीवानी प्राप्त करता है। और दूसरा 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए। अब दिया कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। ठीक है, अब कर्नाटक का युद्ध जो था वह आपको एक्सला-सिपल के संधि के साथ बंद हो जाता है। आपको इसके बाद मैसूर के, हाँ ये आपको सही है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध ये आपको किस संधि से? तो पेरिस की संधि से तृतीय युद्ध बंद होता है। तो पहला का चौथा एक ही में तो है, पहले का चौथा, दूसरे का आपको पहला, सही है, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा, यानी ब्रिटिश की हार हुई। ये आपको बातें हुई। निर्णायक युद्ध था और इस निर्णायक युद्ध में भी आपको कौन से संधि? एक संधि है मद्रास की संधि, ठीक ना, यहाँ पर मद्रास के संधि, अनिर्णायक रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए। तो इस तरह आपको
4 नंबर सही रहा। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिस्पर्धा, या ऑस्ट्रिया के गद्दे का युद्ध, या आपको कर्नाटक के राजगद्दे का विवाद, या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तब आप यहाँ पे आप जवाब देंगे कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण ही आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बना। चूंकि अंग्रेज जो था उसका एक अच्छा नाम था भाई, हाँ, अंग्रेज सेनापति था जिसका नाम था कैप्टन बर्नेट। कैप्टन बर्नेट, कैप्टन बर्नेट जो था वो फ्रांसीसी जहाजों पर आक्रमण कर देता है। कैप्टन बर्नेट सही है शायद, द्वारा आपको आक्रमण कर दिया जाता है। और उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले था। और डुप्ले जो था ये मौका देखा ना आओ, देखा ना ताओ, और इसने युद्ध में ये भी कूद गया। और कूदने के पश्चात उस समय आपको एक आपको जो था उसका नाम था कैप्टन पैराडाइज। कैप्टन पैराडाइज जो था वो मॉरिशस में उस समय फ्रांसीसी जो था उपनिवेश का गवर्नर हुआ करता था, उससे सहायता मांगा और फिर चला आता है। और इस युद्ध के बाद आपको एक्सला-सिपिल के संधि जो थे वो होती है। एक्सला-सिपिल की संधि कब होती है? तो 1748 ईस्वी में। परिणाम में क्या हुआ? परिणाम में आप लोगों को एक्सला-सिपिल की संधि सेपेल की संधि, ये संधि कब होती है? तो 1748 ईस्वी में एक्सला-सिपिल की संधि होती है। एक्सला-सिपिल की आपको संधि 1748 ईस्वी में होती है, ठीक ना। ये प्रमुख बातें आपको जो है। और इस संधि, ये आपको संधि किस लिए हुआ? तो ऑस्ट्रिया के राजगद्दे का युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में आपको बंद होते ही एक्सला-सिपिल की संधि होती है और आपको भारत में भी यह युद्ध बंद हो जाता है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को, वो कौन ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? तो वो कोई और नहीं, सर आयर कूट था। सर आयर कूट ने हैदर अली को आपको हराया था। और कब हराया था? तो 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा में आपको जो है पोर्टो नोवा के युद्ध में 1781 में हराया था, ठीक ना। ये आपको पोर्टो नोवा का युद्ध ऐसे करके और कर लो। ये आपको एक तरफ हैदर अली और दूसरे तरफ आपको जो था आयर कूट, आयर कूट, ये आपको रहते हैं और ये विजयी हुआ। पोर्टो नोवा का युद्ध जो था ये आपको नदी में, और खासकर जो है कि कृष्णा और कावेरी का बेसिन था, उसी नदी में, समुद्र में युद्ध होता है पोर्टो नोवा का। इसी युद्ध के बाद हैदर अली कहता है, हैदर अली एक अंग्रेजों के विषय में कहा कि स्थल मार्ग से मैं अंग्रेजों को स्वर्ग में भी पराजित कर सकता हूँ। किसे? स्थल मार्ग से मैं अंग्रेजों को स्वर्ग में भी पराजित कर सकता हूँ, लेकिन जब जल मार्ग की बात आती है तो मैं असहाय महसूस करता हूँ। ऐसी बातें आपको जो है हैदर अली के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध यह बात कही जाती है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में किसने एक आधुनिक शस्त्रागार की नींव रखी थी? तो आधुनिक शस्त्रागार के नींव कहाँ स्थापित हुई थी या किसने की थी? तब आप जवाब दीजिएगा कि डिंडीगुल में। और किसने की थी? तब जवाब दीजिएगा हैदर अली ने। किसने? हैदर अली द्वारा। हैदर अली द्वारा डिंडीगुल में हैदर अली द्वारा आपको स्थापित किया जाता है। ये आपको भारत का आधुनिक जो है शस्त्रागार माना जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, तो कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध जो था ये आपको अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया, ठीक ना। ये कुल 3 कर्नाटक युद्ध आपको हुए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये 3 कर्नाटक युद्ध आपको लड़े गए। और प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी हावी थी, दूसरे में भी फ्रांसीसियों के बढ़त थी, लेकिन आगे चलकर तीसरे में पूरी तरह से फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं। और आपको ये 3 जो था 3 थे और 3 संधियां भी होती हैं। एक आपको पहले में एक्सला-सिपिल की संधि, एक्सला-सैपेल की संधि, दूसरे में मद्रास की संधि और तीसरे में आपको पेरिस की संधि, ये 3 आपको संधियां हैं। और तीनों संधियों में आपको जो है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध हुआ। और अंत में तृतीय युद्ध में आपको जिसे वांडेवास का युद्ध कहते हैं, वांडेवास का युद्ध 1760 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़ा गया। और इस युद्ध में अंग्रेजों के फ्रांसीसियों के भाग्य का फैसला कर दिया कि अब फ्रांसीसी भारत में शासन नहीं करेंगे, बल्कि अब अंग्रेज ही भारत में रहेंगे। निम्न में से कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो तत्कालिक कारण आपको अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना ही इसका तत्कालिक कारण माना जाता है, ठीक ना। तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण किया जाना, ये आपको बात होती है। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? फिर आ गया भाई, तो ये आपको अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए? तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए। और आपको जो है कि पहले और दूसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की बढ़त थी, लेकिन तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों के पूरी तरह पराजय होते हैं और भारत में आपको एक नई सत्ता, अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होती है। नेक्स्ट, वह मात्र कौन एक ब्रिटिश शासक था जिसे सिखों ने बिना जूता उतारे, जिसने होना चाहिए,
जिसने सिखों के, अच्छा सिखों ने बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया। ये कोई और नहीं था, ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक तो होगा नहीं, लॉर्ड डलहौजी भी नहीं है, कैनिंग भी नहीं है, लॉरेंस है, सर जॉन लॉरेंस है। और सर जॉन लॉरेंस को हस्तक्षेप हस्तक्षेप के नीति का जन्मदाता बोला जाता है। अब ये इन्हें ही अंग्रेज जो थे, अब सबका यदि देखोगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आपको लॉर्ड, यहाँ पे इस सब के विषय में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बाकी आप सब समझदार हैं। ये यहीं पे इनके विषय में बता दे रहा हूँ। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, जनरल था, ठीक ना। और ये भारत का प्रथम वायसराय था। और लॉर्ड डलहौजी के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि ये आपको जो है द्वैध सिद्धांत, आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे गोद निषेध सिद्धांत के नाम से जानते हैं, गोद निषेध सिद्धांत का यह जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है? तो गोद निषेध सिद्धांत का जन्मदाता इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम में आपको स्वतंत्र वृक्षारोपण किसके द्वारा आपको किया जाता है? तो श्रीरंगपट्टनम में आपको स्वतंत्रता का प्रथम बीज किसके द्वारा बोया जाता है? तो टीपू सुल्तान के द्वारा। टीपू सुल्तान जो था ये आपको हैदर अली का पुत्र था, हैदर अली का पुत्र क्या था? तो यह हैदर अली का पुत्र था। साथ साथ दूसरी बात क्या थी? तो आपको यह द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, मैसूर युद्ध में भाग लिया। और क्या किया? तो यह जो था फ्रांसीसी क्लब जैकोबिन का सदस्य था। सदस्य था, ये हुआ। नेक्स्ट और क्या था? तो इसने आपको वाग्देवी की प्रतिमा का निर्माण कराया था। साथ ही साथ ये आपको जो है कि भारत में स्वतंत्रता का प्रथम वृक्षारोपण इसी के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही शंकराचार्य को अपने दरबार में यह बुलाया और उचित सम्मान भी दिया। इसके बाद कृष्ण सागर नामक जलाशय का निर्माण टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया।
मद्रास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर के संधि की थी? वह मद्रास का गवर्नर, यानी आपको ये बात हो रही है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध, ठीक ना, ये बात हो रही है। और उस समय मद्रास का गवर्नर कौन था? लॉर्ड मेरकार्टे, यही था। और आपको इस संधि से लॉर्ड कॉर्नवालिस संतुष्ट नहीं था। ठीक ना, ये आपको बातें होती हैं। ये हमने घटना शायद गलत बता दी आप सबको। चलिए, ये आपको मंगलौर की संधि, चूंकि दिमाग से उतर गया था, ये आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, युद्ध के बाद आपको मैंगलोर की संधि हुई थी, ठीक ना। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद आपको किसकी संधि हुई थी? तब आप जवाब दीजिएगा श्रीरंगपट्टनम के संधि हुई थी। इस युद्ध के समय आपको लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, और इस युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। जबकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित होता है और लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा मारा जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक ना, टीपू की पराजय वेलेस्ली द्वारा मारा जाता है, वेलेस्ली द्वारा मारा गया। ये आपको बातें थी। ये देखिए, दिन भर पढ़ाने से दिमाग में तुरंत क्लिक किया ना, जैसे बता रहे थे सोच रहे थे कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक ना। तो ये बातें आपको होती है। किसी को भी कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था, उसमें शामिल कौन कौन से थे? तो अंग्रेज, निजाम और कर्नाटक। नहीं भाई, अंग्रेज, निजाम और मराठा, यही होना चाहिए। अंग्रेज, निजाम और अवध से कुछ नहीं लेना देना, अंग्रेज, मराठा और कर्नाटक ये नहीं, ठीक ना। तो इसमें आपको कौन थे? तो ये त्रिदलीय समूह में शामिल थे। और इसी के तहत द्वितीय, ये जो थे, ये आपको तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, टीपू के विरुद्ध ये भाग लिए।
भाग लिए, ठीक ना। और टीपू इस युद्ध में पराजित हुआ था, यानी मैसूर की पराजय हुई थी और टीपू को श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगपट्टनम के संधि करनी पड़ी। ये आपको बात हुई, ठीक ना। ये संधि करनी पड़ती है और ये आपको बात होती है। नेक्स्ट, अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार करिए। क्या है पंजाब विषय के विषय में भैया, देख लिया जाए। 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। अच्छा, पंजाब पर जिस समय विजय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय भारत पर डलहौजी का अधिकार था। अच्छा, 1848 में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। वेरी गुड। उपयुक्त कथनों में से आपको कौन सा कथन जो है यह सत्य प्रतीत होता है? तो ये तो सर्वविदित है कि खालसा पंथ के हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। एकदम सही है। पंजाब पर जिस समय अंग्रेज का कब्जा हुआ तो अंग्रेजों का कब्जा जो था यह आपको कब हुआ था, तो यही दे रहा है कि 1848-49 ईस्वी में। तो सच्चाई बात यही है कि उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन था। लॉर्ड डलहौजी का शासन 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी का शासन माना जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। सही में ये भी सही है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त ये तीनों चारों बातें आपको सही है। इस तरह ये सब कमेंट वाला जो है ना, इसका जवाब देने में बड़ा ही एकदम कठिनाई हो जाती है, ठीक ना। टीपू की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू की मृत्यु आपको 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है और इस युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली जो था वही पराजित किया था। और इस युद्ध के पश्चात मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। वैसे तो अंतोतुगत्वा जो है सबसे पहले कब मिलाया जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में मैसूर को पूरी तरह से अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाता है और लॉर्ड रिपन के द्वारा अंत में इसे जो है मुक्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया जाता है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो भैया सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह थे और राजा दिलीप सिंह के द्वारा ही लॉर्ड डलहौजी को कोहिनूर हीरा भेंट किया जाता है। कौन सा? कोहिनूर हीरा भेंट किया जाता है और यही हीरा ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के पास जाता है। ये आपको आंग्ल सिख युद्ध में एक बात और बता दें कि आपको इनकी माता जो थी रानी जिंदाल या क्या कुछ करके नाम था, कौर, इन्हीं के जिद्दवश युद्ध के आगे संभावना बनती है क्योंकि यही जिम्मेदार थी और वे बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी। ये आपको राजा दिलीप जो थे
5 वर्ष की अवस्था में ही गद्दी पर बैठ गए थे। कितने? 5 साल के अवस्था में गद्दी पर बैठे थे। बाद में इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड में ही ये रहते हैं। ये आपको सिख धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, लेकिन फिर ये आपको पुनः ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, पुनः सिख धर्म को अपना लेते हैं और ईसाई धर्म का परित्याग कर देते हैं। साथ ही साथ इनकी मृत्यु, ये लंदन छोड़कर बाद में पेरिस चले जाते हैं और पेरिस में ही आपको इनकी मृत्यु होती है। ठीक ना? रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। अच्छा, राजा रणजीत सिंह, ये देखो मकराना नहीं था, श्रीनगर था, काबुल नहीं था, दिल्ली नहीं था। और राजा रणजीत सिंह जो थे ये सुकर चकिया, किसके? सुकर चकिया मिसेल के थे, से बिलोंग करते थे। और ये आपको जो है राजा रणजीत सिंह के जो राजधानी रहती है ये आपको लाहौर को बनाए जाती है। अमृतसर के संधि जो थे इन्हीं के साथ होता है। किसके? अमृतसर की संधि इन्हीं के साथ संपन्न होता है। ठीक ना? राजा रणजीत सिंह से और भी कई महत्वपूर्ण बातें इनसे संबंधित आपको आती है। जैसे इनके पिता जो थे, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम महादजी, रणजीत सिंह के पिताजी का नाम मैं भूल रहा हूं भाई, कौन तो थे भाई, चलिए कोई बात नहीं। 1809 ईस्वी में अमृतसर के संधि हुई। अमृतसर के संधि किसके बीच? तो अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच। अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच आपको संधि हुई। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला पलासी का युद्ध था। कौन सा? पलासी का युद्ध था। और यह युद्ध आपको कब लड़ा गया? तो 23 जून 1757 ईस्वी को आपको जो है 1757 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया। एक तरफ आपको बंगाल का नवाब कौन? तो सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ अवध का, दूसरी तरफ लॉर्ड क्लाइव अंग्रेज। ठीक ना? अंग्रेज, जिसमें आपको विजय होता है और आपको भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रभुत्व स्थापित होता है। ये आपको बात रहती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदान की थी। ये देखो, ये होता है आपको इलाहाबाद की संधि। ठीक ना? इलाहाबाद की संधि, ये संधि आपको होती है। ठीक ना? कब? तो 1700
1765 ईस्वी में। ये आपको दो संधि होती है। एक संधि जो होती है वह आपको 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, कब? 12 अगस्त 1765 को एक होती है। और ये किसके बीच होती है? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय ये हुए। और दूसरे तरफ कौन रहते हैं? तब आप बताइएगा लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। और दूसरी संधि आपको, दूसरी संधि जो होती है यह 16 अगस्त 1765 ईस्वी को होती है। ये आपको किसके बीच? तो अवध के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और इधर लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। अब इसी के तहत ये वाले में, ठीक ना, इसके तहत ये है इसी के तहत आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। इसी के तहत ऐसे कर लो, ठीक ना। और यह कब हुआ? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ये इलाहाबाद के संधि हुई। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तब आप जवाब दीजिएगा कि शाह आलम द्वितीय। अब यहीं पे हम लोग बक्सर का युद्ध देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो आपको 22 अक्टूबर, ये सब पेटेंट क्वेश्चन है, 1764 ईस्वी को लड़ा गया। कौन कौन लड़ा? तो एक तरफ संयुक्त भारतीय सेना, संयुक्त भारतीय सेना, इस सेना में कौन कौन शामिल था? तो मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, ठीक ना, शाह आलम द्वितीय सेकेंड। फिर दूसरा कौन था? तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला, तीसरा कौन था? तो बंगाल का अपदस्थ नवाब, कौन? तो मीर कासिम, ठीक ना, ये रहता है। और दूसरे तरफ आपको इधर कौन रहता है? अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो, ठीक ना, मुनरो यही रहता है। और इसकी विजय होती है। संयुक्त सेना क्या होती है? पराजित होती है। और इसी समय आपको पूछता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर विंसी टॉड था। ये आपको प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर की थी? तो ये मैंने बताया था कि मीर कासिम के द्वारा आपको जो है 1763 ईस्वी में, कब? 1763 ईस्वी में मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आइए,
प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नायक लॉर्ड क्लाइव को प्राप्त विजय परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला? तो वह नवाब का सलाहकार बना? बिल्कुल नहीं। वह अंग्रेजी सेना का प्रधान नियुक्त था? ये आपको बिल्कुल नहीं। उसे बंगाल की सत्ता हासिल हुई? नहीं। वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। कब नियुक्त हुआ? तो 1760 ईस्वी में यह बंगाल का गवर्नर नियुक्त होता है। ठीक ना? 1760 क्या 1757 से 1760 ईस्वी तक यह बंगाल के गवर्नर के रूप में आपको काम किया। ठीक ना? यहां तक किसी को मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखिए। पूछ रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अभी पिछले सवाल में ही व्याख्या में मैंने बताया कि बक्सर का युद्ध आपको हेक्टर मुनरो के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? तो हेक्टर मुनरो जो था बक्सर के युद्ध में विजयी हुआ था। ये आपको बातें हुई। नेक्स्ट आप देखिए, अधोलिखित में से कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों ने देखा था? धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। अच्छा, ये धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, या एक गुट को दूसरे गुट के विरुद्ध लड़ाया गया, या बंगाल में हिंदू अधिकारों को रक्षण दिया गया, या अंग्रेजों के सहयोगियों को संरक्षण दिया गया? तो ये आपको जो है ये मुख्य रूप से देखा जाता है। तो आइए इस प्रश्न के जवाब को हम लोग देखते हैं। तो आपको एक गुट को दूसरे गुट के विरुद्ध लड़ाया नहीं गया। ठीक ना? जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों ने क्या देखा? तो धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त कर दिया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक ना? ये भी बिल्कुल नहीं है। और अंग्रेजों को सहयोगियों को संरक्षण दिया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये आपको नियरेस्ट आंसर, संरक्षण तो दिए लेकिन ये आपको नियरेस्ट आंसर माना जाएगा। ठीक ना? नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न के जवाब को देखिए। तो किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ? तो अभी पीछे ही मैंने व्याख्या में बताया कि इलाहाबाद की संधि हुई थी। आपको इलाहाबाद की संधि 2 हुई थी। एक आपको 12 अगस्त को हुई थी और एक आपको जो था 16 अगस्त को हुई थी। ठीक ना? 4 दिन बाद। और 12 अगस्त को ये मुगल बादशाह के साथ हुआ था, मुगल बादशाह के साथ हुआ था। और ये अवध के नवाब के साथ हुआ था, अवध के नवाब के साथ हुआ था। तो अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला था, शुजाउद्दौला था। जबकि यहाँ पे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये जो थे मुगल बादशाह थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। मुर्शीद कुली खां मूलतः एक था, क्या था? मूलतः एक आपको मुस्लिम था और क्या था भाई? पारसी ईरानी। मुर्शीद कुली खां आपको मूलतः क्या था? मूलतः दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। अच्छा, ए मुर्शीद कुली खां क्या था? अरे भाई, ये आपको दक्षिण भारत का ब्राह्मण था। ठीक ना? ये दक्षिण भारत का ब्राह्मण था जो बाद में आपको बंगाल में आपको जो है स्वतंत्र बंगाल रियासत के बंगाल का प्रथम नवाब बना, नवाब बना। ये बड़ा अचंभा प्रश्न भाई, ये मेरे दिमाग में भी नहीं था कि दक्षिण भारत का भारतीय ब्राह्मण था, ऐसा कुछ। ये जो है, हाँ इसका अच्छा सही है,
इसका आपको इसका जो हिंदू नाम जो था यह वास्तविक नाम राम रतन था। इसका वास्तविक नाम राम रतन था। ठीक ना, ये आप सबको ये प्रश्न का बड़ा विचित्र जवाब था। नेक्स्ट, अधोलिखित में से किसका नवाब सिराजुद्दौला की प्रति भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान था? तो मीर मर्दान। किसका? मीर मर्दान। ये सब तो साले चोर थे, ये सब के सब आपको षड्यंत्र में शामिल थे। अमीन चंद्र, जगत सेठ, आपको जो है राय दुर्लभ, ये सब के सब शामिल थे। लेकिन मीर मर्दान युद्ध भूमि में मारा जाता है, आपको पलासी के युद्ध में इसे बचाते हुए। ठीक ना, मीर मर्दान का जो था वो विलीप था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? तो ब्लैक होल की घटना जो थे सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी हुई थी। ब्लैक होल की घटना के यदि आप वास्तविक तिथि देखा जाए तो ब्लैक होल की घटना किस तारीख को घटित हुई थी? तो 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। इसमें ये कहता है कि 10 बाई 14 के कमरे में 18 बाई 14 के कमरे में जो था सिराजुद्दौला ने 176 लोगों को आपको कैद कर दिया था, जिसमें से 30 लोग जीवित बचे थे। कितना? 23 जीवित बचे थे। ये सूचना कौन देता है? तो ये आपको हालवेल बताता है। यह कहानी हालवेल द्वारा मनगढ़ंत थी। ठीक ना, ये बात थी। ये आपको ब्लैक होल की घटना 20 जून 1776 ईस्वी को कहता है कि सिराजुद्दौला ने अलीनगर पर आक्रमण करके आपको जो थे अंग्रेज महिला, बच्चों और पुरुषों को कैद कर लिया और इन्हें 18 बाई 14 के कमरे में बंद कर दिया। गर्मी का भीषण, जून महीने का भीषण महीना, लोग सशक के रात भर में मर गए, जिसमें 23 लोग जीवित थे। ऐसी सूचना यह देता है। नेक्स्ट देखिए, बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों को दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब ने उनके संबंध में बिगाड़ हो गया था? तो फर्जी दस्तखत जो था ये आपको किसके काल में करते थे? तो मीर कासिम के काल में ये अधिकारी अंग्रेज जो थे फर्जी दस्तखत करते थे, जिसके कारण जो था नवाब से बिगाड़ हो गया और नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को ले गया और इस बात से मीर कासिम को अपदस्थ करके पुनः मीर जाफर को गद्दे पर बैठा दिया जाता है। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद का मूल कारण क्या था? तो आपको राजधानी का स्थानांतरण, आपको मूल कारण जो था इस राजधानी का स्थानांतरण है। अभी मैंने बताया कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ले जाते हैं, यह इसका मूल कारण रहता है। नेक्स्ट, 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? आपको मैंने बताया कि शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला ने, शुजाउद्दौला और आपको मीर कासिम, यह तीनों आपको शामिल थे। ये कौन थे? तो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह, ये आपको बादशाह महोदय थे। ये कौन थे? तो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब, ठीक ना, नवाब जी थे। और ये कौन थे? तो ये आपको बंगाल के अपदस्थ नवाब, बंगाल के अपदस्थ नवाब, ये आपको रहते हैं। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो मीर जाफर को सिराजुद्दौला के बाद
बंगाल का नवाब बनाया गया। चूंकि लॉर्ड क्लाइव, घसीटी बेगम, मीर जाफर इस सब के बीच संधि हुई थी और उस संधि के तहत ये मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन इसने युद्ध भूमि में पीठ पीछा दिखाकर भाग गया। फलतः सिराजुद्दौला जो है पराजय हुए और मारा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि आगे चलकर मीर जाफर भी अंग्रेजों के हाथों के कठपुतले बन जाता है। नेक्स्ट, बंगाल के नवाबों के प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी। अच्छा, प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी। कौन सी नहीं थी पूछ रहा है, थी नहीं पूछ रहा है, कौन सी आपको नहीं थी। तो ये प्रश्न आपको जो है ये बड़ा ही घातक प्रश्न है भाई, ये प्रश्न बड़ा ही घातक है। अंग्रेज की स्वार्थपूर्ण नीतियों के सही मूल्यांकन का अभाव। अच्छा देखते, अंग्रेज अधिकारियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की विफलता, ना ये तो नहीं है। एक शक्तिशाली सेना के गठन में विफलता, ये भी नहीं। अब बचे दो, हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में असफलता। तो अच्छा, आपको जो है सौहार्द बढ़ाने में असफलता यही है, बाकी तो आपको सब इनके द्वारा आपको रहती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। इलाहाबाद की संधि पहले का चौथा आपको यानी 2-2 मिल गए। अब दूसरे का आपको क्या है, तो दूसरे का आपको जो है दूसरा यानी 1784 मंगलोर की संधि यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय ऐसे सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध, ये आपको बात हुई, ठीक ना। अब बचा 2 और ए, मद्रास के संधि। तो मद्रास की संधि जो थी ये आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। और सालबाई की संधि कब हुई थी, तो यानी तीसरी का, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको जो है कि इसका आंसर सालबाई की संधि 1765 और ये। तो इस तरह आप देखो तो क्या होगा, अरे भाई क्या क्या कर दिए, गड़बड़ हो गया। इलाहाबाद की संधि ये बिल्कुल सही है, मंगलौर की संधि ये भी बिल्कुल सही है। आपको सालबाई की संधि, सालबाई की संधि ये आपको कब होती है, तो आपको दो फंसा दिया है भाई, मद्रास की संधि, मद्रास की संधि जो थी ये आपको जो है और ये होगी, ठीक ना, सही है। मिलाए देखिए, मिल जाए तो ठीक है। आपको पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा कहाँ से मिल रहा है, तीसरे का तीसरा, और ये दोनों डाउट फंसा रहा है। अभी भी गलत मुझे लग रहा है कि मैं गलत हूँ, ठीक ना। देख लीजिए 1 मिनट बस। आपको 1765 मैंगलोर, ये सालबाई जो है ये आपको 1782 और मद्रास 1759। ये मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध ये हुआ, ठीक ना। ये आपको बात हुई, ठीक, सही है। चलिए, तो इस तरह से आपको तीसरा आंसर जो है
वो बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा। तो इस तरह प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। अगर कहीं से भूल चूक से त्रुटि हुई हो तो आप सब में मिला लीजिएगा। यह एक मानवीय भूल है और कोई मैं गौर तो हूँ नहीं, कभी कभी मिस्टेक होता जाता रहता है। दिमाग है और मैं तो बार बार कहता भी हूँ कि दिमाग से बड़ा धोखेबाज संसार में कोई नहीं। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, दिमाग से उतर जाता है कुछ चीज़ें, कोशिश किया जाता है कि सही रहे, ठीक। और ये चीज़ें मुझसे, वही तो मैं सोचता हूँ कि मुझसे जब मिस्टेक हो जाती है तो आप सबसे भी होना तो लाजमी है, ठीक ना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।